जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं बिहारी सर आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अपना रिजल्ट एकेडमी में। प्यारे दोस्त, आज हम बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के ठीक है, तो उसमें आज हम हिंदी के चैप्टर में बात करेंगे वर्णमाला। और सबसे प्यारा टॉपिक और सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला प्यारे दोस्त एक ऐसा टॉपिक है कि विद्यार्थी तो पढ़ता तो है पर याद तो करता है लेकिन भूल जाता है। इसका ट्रिक ही भूल जाता है कि इसको मतलब जैसे उच्चारण में से क के उच्चारण स्थान क्या होगा, म के उच्चारण स्थान क्या होगा, ल के उच्चारण स्थान क्या होगा, ह के उच्चारण स्थान क्या होगा, च के उच्चारण स्थान, ये सब भूल जाता है। पढ़ता तो है पर भूल जाता है। तो इसी सब को आज हम इस वीडियो में ट्रिक बताएंगे और ऐसा ट्रिक बताएंगे प्यारे दोस्त, आज अगर जो पढ़ लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसके बाद कभी भी किसी का दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, मैं बता दूँ कि एक बार वीडियो को पूरा देख लिया ना, फिर दोबारा आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आँख मूंदने भी रहोगे और पूछेगा कि लो के उच्चारण स्थान क्या है, और फटाक से नहीं बता दोगे। तो इतना डीपली से पढ़ा दूंगा, तो वीडियो को पूरा तक अंत तक बने रहिएगा। और पढ़ाऊँगा वर्णमाला का पूरा डीपली तरीक़ा से, इतना डीपली तरीक़ा से पढ़ा दूंगा कि ना तो ये इससे नीचा कोई आता है एग्ज़ाम में और ना ही इससे हाई लेवल आता है। यानी पूरा डीपली तरीक़ा से पढ़ा दूंगा जी कि आज के बाद कभी भी आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं वर्णमाला। आज फर्स्ट क्लास है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, कोई भी एग्ज़ाम में हो, जहाँ से अगर जो वर्णमाला अगर जो आ गया वहाँ से आप बना दोगे। नहीं विश्वास है तो इस वीडियो का पूरा एक बार देखो, उसके बाद तुम जाके क्वेश्चन बनाना। नहीं बनेगा उसके बाद हमको कहना कि सर आप झूठ बोले थे। बनेगा, मैं कह रहा हूँ 100% में कह रहा हूँ कि बनेगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और इतना बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ा दूंगा कि आप किसी को पढ़ा भी दोगे, मैं ये गारंटी लेता हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक बना रहिएगा तो आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला। प्यारे दोस्त, वर्णमाला किससे कहते हैं? इससे पहले वर्णमाला से पहले बात करूँ वर्ण किससे कहते हैं। ठीक है, वर्ण के बारे में मैं बढ़िया से बता दूँ, वर्ण किससे कहते हैं इसके बारे में से। इसका पहले मैं परिभाषा लिखा दूँ। ठीक है, वर्ण पहले समझो, वर्ण क्या, वर्ण किससे कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, वर्ण समझो, वर्ण किससे कहते हैं इसका परिभाषा लिखो। तो परिभाषा इसका प्यारे दोस्त यह होगा, भाषा। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, छोटी इकाई को क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण कहते हैं। अब समझो, हमने तो परिभाषा इसका लिख दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। छोटी इकाई क्या होता है, ये भाषा क्या होता है? भाषा जैसे हिंदी भाषा, हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं, इसी में एक क्या था, छोटी इकाई मतलब भाषा की सबसे छोटी पीढ़ी को हम क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे क्या, पहले गाछ के सबसे छोटी इकाई क्या होता है? पौधा जो होते हैं उसका सबसे छोटी इकाई क्या होता है? बीज से ही गाछ बनता है। उसी प्रकार वर्णमाला में भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्णमाला कहते हैं, वर्ण कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझाते हैं। इसका पहले देखिए, भाषा यूं ही निर्माण नहीं हुआ है, भाषा बहुत सारे वर्णों के मिलने से भाषा का निर्माण हुआ। ठीक है, बहुत सारे वर्णों के मिलने से किसका निर्माण हुआ है प्यारे दोस्त? भाषा के निर्माण हुआ है। तो क्या इसको हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये परिभाषा आपको समझ में आया? बोलिएगा जी भैया समझ में आ गया। अब समझो हमने क्या लिखा, जिससे अब समझो इसका अगर जो मैं डिटेल तरीक़ा से नोट याद रखना। ठीक है, जो लिखा रहा हूँ ये नोट। देखिए प्यारे दोस्त, भाषा होता है। ठीक है, भाषा से अगर जो छोटा कहा जाए तो भाषा बनता है वाक्य से मिलके, वाक्य। ठीक है, भाषा बना है वाक्य से मिलके। ठीक है, वाक्य
फिर वाक से छोटा अक्षर प्यारे दोस्त होता है, वाक जो होता है ना भाषा, ये जो भाषा जो बना है, भाषा जो प्यारे दोस्त बना है वाक से मिलने से बना था। ठीक है, वाक से भी छोटा था प्यारे दोस्त तो उपवाक, उपवाक से प्यारे दोस्त अगर जो छोटा बात किया जाए और इससे अगर जो छोटा बात किया जाए, ये जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई उपवाक। ठीक है, उपवाक से अगर जो छोटा बात किया जाए ये भी उपवाक मिला जाता है पदबंध। ठीक है, पदबंध जो बनते हैं प्यारे दोस्त, ये बहुत सारे पद को मिलने से बनता है। ठीक है, पद को मिलने से बनता है। ये पद कैसे बना, तो बहुत सारे अक्षरों के मिलने से बना। ठीक है, ये अक्षर कैसे बना प्यारे दोस्त, वर्ण के मिलने से बना। अब समझो, मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो वर्ण है, वर्ण से बहुत सारे वर्ण मिलके क्या बना, अक्षर। ये बात तो अब ध्यान से समझ लो, ये परिभाषा की ज़रूरत है, नहीं पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ, इतनी बात को समझ जाओ। वर्ण जो बनता है, वर्ण से मिलके अक्षर बना, अक्षर का निर्माण हुआ, और बहुत सारे अक्षरों को मिलके एक पद का निर्माण लेता है। ठीक है, बहुत सारे पद से मिलके पदबंध का निर्माण लेता है, बहुत सारे पदबंध के मिलकर उपवाक, फिर वाक, एक लंबा सा वाक बनता है, फिर उसी लंबा सा वाक, सभी वाक मिलके एक क्या होता है, भाषा का निर्माण होता है। क्या हम यह भी तो कह सकते हैं, क्या परिभाषा देखो यहीं से निकला है, हमने जो परिभाषा लिखे हैं, ये परिभाषा प्यारे दोस्त यहाँ से आया है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण समझ में आया इतनी बात, बोलेगा जी भैया बेहतरीन तरीका से हमको समझ में आ गया है। हमने क्या बताया, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या समझ में है, भाषा कैसे निर्माण हुआ, यानी बहुत सारे वर्णों के मिलने से क्या हुआ, एक भाषा का निर्माण हुआ। भाषा ये नहीं कि एक ही वर्ण के मिलने से नहीं, भाषा बनने के लिए बहुत सारे वर्णों के मिलने से भाषा का निर्माण हुआ। क्या इतनी बात समझ में आया? अब बोलेगा जी भैया ये बात समझ में आया। अगर कोई भी आपको वर्ण पूछे, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, आएगा, मतलब वर्ण किससे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आया? बोलेगा जी भैया अब समझो। अब बात करते हैं वर्ण, समझ में आएगा। अब समझ में जाते हैं वर्णमाला किससे कहते हैं। अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी अच्छी तरीक़ा से समझ, क्योंकि आप धैर्य रखिए, मैं आपको बहुत बेहतर तरीक़ा से समझा दूँगा। अब बात करते हैं वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला। प्यारे दोस्त वर्णमाला किससे कहते हैं, जैसे समझो फूलमाला समझते हैं, माला, फूलमाला कैसे बनता है, बहुत सारे फूलों की क्या एक व्यवस्थित क्रम, धीरे धीरे एक सुई धागों में प्रयोग एक व्यवस्थित क्रम समझता तब न बनता है माला। उसी तरह बहुत सारे वर्णों के मिलने से अनेक व्यवस्थित क्रम में सजाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। समझिए, यानी इसको क्या परिभाषा प्यारे दोस्त अगर दूँ, परिभाषा इसका यह होगा, वर्णों की व्यवस्थित समूह, ठीक है, वर्णों की व्यवस्थित, ठीक है, वर्णों की व्यवस्थित समूह, वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। हमने इसका क्या लिखा, वर्णमाला किससे कहते हैं, इसका परिभाषा नहीं, वर्णों की व्यवस्थित समूह को, सुव्यवस्थित मतलब एक क्रम में, यानी व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इतना बात समझ में आया? तो बोलेगा जी। अब समझो वर्णमाला हमने समझ में आ गया, वर्ण किसे कहते हैं वो भी हम समझा दिए, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इतना बात समझ में आया, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब बोल प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इतना डीपली इस तरीक़ा से बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव आप खुद निकाल लोगे, और जितना मैं लिखा रहा उतना आप भी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद किसी का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जितना नोट्स लिखा रहा हूँ यही मानो एक नोट्स है, ठीक है। चलिए अब बात करूँ कि वर्ण किसे कहते हैं, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना होगा, मैंने बहुत सारा तो बताया, पर इसका एक एग्जैक्ट कोई संख्या तो होगा।
हिंदी जो बना है भाषा, कैसे बना भाषा के निर्माण, वर्ण वर्ण बोल रहे हैं, वर्ण कितना होता है, इसी के बारे में बात करते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। कुल कितने वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की बात किया जाए प्यारे दोस्त 52 होते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की बात किया जाए कितना होगा, 52 होगा। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी, 52 होगा। ये बात याद आया, इतना बात हुआ याद। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना होगा, 52। ये 52 की अगर खंड किया जाए, 52 कितने प्रकार के होंगे ये समझो। ये 52 जो होते हैं, 52 को समझाते हैं, ये समझो। 52 पहले प्यारे दोस्त 11, 2, 33, 2, 4। ये 11, 2, 33, 2 मिलके कितना बना, 52 बना। ये 11, 2, 33, 2, 4 हमने क्या लिखा ये समझो। 11 को प्यारे दोस्त होता है स्वर, पहले इतना समझ लो, ये थोड़ा ऊपर समझ लो, उसके बाद इसको डीपली तरीका से बढ़िया से बताऊंगा। इसको स्वर कहते हैं। ये 2 को प्यारे दोस्त होता है अयोग बा, ठीक है, अयोग बा। और ये 33 को प्यारे दोस्त व्यंजन होता है। ये 2 को प्यारे दोस्त उच्छिप्त होता है, ठीक है, उच्छिप्त। ये 4 को प्यारे दोस्त संयुक्त होता है। 4 को वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। यानी स्वर की संख्या पूछा जाए प्यारे दोस्त तो 11 होगा। अयोग बा की कुल संख्या पूछा जाए तो 2 होगा। और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या पूछा जाए तो 33 होगा। उच्छिप्त वर्ण की अगर संख्या पूछा जाए तो 2 होगा। और संयुक्त की संख्या 4। यही मिल के टोटल कितना बनता है, 52। अगर जो बात किया जाए हिंदी में वर्णमाला की कुल कितनी संख्या होती है तो कितना बताएंगे प्यारे दोस्त, 52 होते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। क्या इतना बात समझ में आया, याद हुआ, बोलेगा जी हाँ याद हो गया। चलो इसके अब हम डिटेल से बात करते हैं। ये हुआ थोड़ा सा एक झलक। अब इसके डिटेल से पहले इसके अयोग बाद 2, ये छोटा है, इसको लिख दें, बोलेगा लिख दीजिए। ये 2 को क्या होता है, ये 2 को प्यारे दोस्त होता है अंग और आ को अयोग बा कहते हैं, ठीक है। अंग और आ को अयोग बा कहते, अंग और आ को, अंग आ यहाँ दिखता होगा कि नहीं, यहाँ देखो, अंगो और आ को अयोग बा कहते, ठीक है। अयोग बा किसे कहते हैं प्यारे दोस्त, अंग आ, अंग आ को अयोग बा कहते। ये उपक्षिप्त को भी अड़, ठीक है, अड़ और अड़, इसको डो मत पढ़ना क्योंकि नीचे देखो यहाँ बिंदु दिया गया, ठीक है, बिंदु, इसलिए अडा और अढ़ो, ठीक है। ये शब्द कब उपयोग होगा, ये शब्द कब उपयोग होगा, कब इसका प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बताओ। देखिए ये शब्द होता है ना पहले उच्छिप्त वर्ण, याद रखना उच्छिप्त वर्ण जो होते हैं कभी भी पहले नहीं आता है, जब भी आएगा वर्ण के बाद ही आएगा, यानी कभी भी पहले। जिससे एक बात बताओ, ढोलक लिखो तो ढोलक, क्या ढोलक इस तरह हमने लिखे, क्या सही हुआ, नहीं ये गलत हो गया। ढोलक में कभी भी ये वर्ण, कभी भी ये दोनों वर्ण जो होते हैं नीचे में बिंदु वाला वर्ण से कभी भी पहले वाले वर्ण नहीं होते, बाद वाले वर्ण हो सकते हैं। जैसे सड़क लिखिए, ठीक है, सड़क, सड़क देखिए हमने लिखा तो एक बिंदु पड़ा ना, यानी बाद वाला ही बनेगा। पेड़ लिखिए, पेड़, यानी जब भी बन रहा है तब भी बाद वाला ही वर्ण से मिलके बनेगा। यानी इसका ये होगा कि याद रखना प्यारे दोस्त, कभी भी पहले वर्ण से नहीं बनता है शब्द, जब भी होता है ये पहले वर्ण के बाद ही शब्द बनता है। इतना बात समझ में आया। उपक्षिप्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल से बढ़िया से चर्चा करूँगा। पहले इसके बारे में चर्चा करूँगा, समझ में आया। हमने वर्णमाला की परिभाषा क्या लिखी, वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। इतना बात समझ में आया। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं प्यारे दोस्त, 52 होते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक आएगा, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव आएगा। और कौन कौन होते हैं ये हमने पूरे नीचे में लिख दिए हैं। चलिए अब इसके थोड़ा डिटेल से बात करते हैं, आप समझो बढ़िया से। प्यारे दोस्त अब हम बात करेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है।
वर्ण कितने प्रकार के प्यारे दोस्त होते हैं? तो अगर बात किया जाए मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो वर्ण की बात किया जाए कितने प्रकार के होते हैं प्यारे दोस्त? वर्ण और जो बात किया जाए कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं प्यारे दोस्त? पहला आता है स्वर वर्ण। पहला आता है कौन वर्ण होता है? स्वर वर्ण। दूसरा प्यारे दोस्त अगर जो बात किया जाए तो व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है। व्यंजन वर्ण। पहला प्यारे दोस्त होता है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? इसकी अभी एक बात यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि स्वर वर्ण की कितनी संख्या, कुल कितनी संख्या है। अगर स्वर वर्ण की कुल संख्या बात किया जाए प्यारे दोस्त 11 होगा। यही व्यंजन वर्ण की कुल संख्या की बात किया जाए, कुल की बात किया जाए तो 35 होगा, ठीक है। कितना होगा? 35। कुल की बात किया जाए तो 35। यही खाली सिर्फ संख्या पूछेगा तो 33 लिखना, ठीक है। जस्ट हाँ, अब स्वर में भी वैसा ही होगा। अगर स्वर वर्ण की कुल संख्या पूछा जाए तो 11 मानना। स्वर वर्ण की संख्या भी पूछा जाए तो 11 ही बताना। यही अगर जो आपसे पूछा जाए कि हिंदी में स्वर वर्ण शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे दोस्त 11 नहीं होगा। बोलिएगा 11 क्यों नहीं होगा प्यारे दोस्त? शुद्ध स्वरों की संख्या का जो बात किया जाए तो शुद्ध स्वरों की संख्या 10 माना जाएगा। ये 10 क्यों माना जाएगा, किस वजह है जो 10 माना जाएगा, इसके बारे में अभी जस्ट चर्चा करूँगा, ठीक है। पहले इसकी परिभाषा लिख दूँ। चलिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। विस्वर्ग जो बता उसी को जो अयोग वाक को ही विस्वर्ग कहते हैं, ठीक है। आ को विस्वर्ग कहा जाता है। इतना बात समझ में आया? अब समझो। अब चलिए समझाते हैं स्वर वर्ण, ठीक है प्यारे दोस्त। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा तो अच्छी तरीक़ा से समझना है प्यारे दोस्त। बात करते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अभी इसकी परिभाषा बता दो। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? यानी इसका परिभाषा प्यारे दोस्त आसान है। स्वर यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है। यानी ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र, जिसके बोलने में कोई रुकावट नहीं हो, जिसके बोलने में उच्चारण करने में कोई भी बाधा नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। किसका परिभाषा क्या होगा प्यारे दोस्त? यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण कहते हैं। हमने परिभाषा क्या लिखा? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। ये परिभाषा याद हुआ? स्वतंत्र, जिसको बोलने में कोई रुकावट नहीं हो, स्वर वर्ण। इसका एक और परिभाषा मैं बोलूं, यानी ऐसा वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात वैसा वर्ण जो किसी बिना दूसरे वर्ण, मतलब कोई सी वर्ण की सहायता नहीं लेती है, यानी खुद के दम पर रहता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। इतना बात समझ में है? जो किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता, किसी को भी जरूरत नहीं रखता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। या ये परिभाषा याद रखो, या तो ये परिभाषा याद रखो, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है। अब बात की जाए स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है। स्वर वर्ण की संख्या प्यारे दोस्त बात की जाए, इसकी संख्या की बात किया जाए 11 होता है, ठीक है। इसकी संख्या प्यारे दोस्त 11 होता है। इसकी संख्या कितना होता है? 11। कौन कौन होता है? ओ, आ, हर्ष ही, दीर्घ है, हर्ष हो, दुर्ग हो, री,
ए आई ओ औ, ये इतना ही होता है। और अंग आ जो तो बताए थे प्यारे दोस्त, अंग और आ, इसी यही दोनों को हम अयोग बा कहते हैं, ठीक है, अयोग बा। ये अंग और आ को क्या कहते हैं, अयोग बा। अगर स्वर वर्ण की कुल संख्या बात किया जाए प्यारे दोस्त, इसका मिटा देते, ठीक है। स्वर वर्ण की अगर जो कुल संख्या बात किया जाए तो 10 से 11 होते हैं, यही होते हैं, याद रखना। कौन कौन होते, ओ आ। प्यारे दोस्त इसको कहीं कहीं मतलब बहुत सारे टीचर छोटी ई भी कहते हैं, बड़ी ई भी कहते हैं। छोटी ऊ, बड़ी ऊ, या तो हम छोटी ई बोले या तो बड़ी ई बोले, या तो हर्ष ही बोलूँ या तो दीर्घ, बात ही सेम ही है। ये मत बोलना कि सर जी मेरे साथ तो ये बताएं छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दुर्गौ, ठीक है। री, ए आई ओ औ, ये स्वर वर्ण की कुल संख्या बात किया जाए तो 11 होती है। ओ आ, हर्षई दीर्घ, हर्षौ दुर्गौ, री ए आई ओ औ। अब यही अगर शुद्ध स्वरों की संख्या बात किया जाए, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध स्वरों की संख्या की बात किया जाए तो प्यारे दोस्त 10 होते हैं, ठीक है। इसमें जो री होते हैं ना, री को नहीं माना जाता है। अब बोलिएगा री को विलुप्त किया जाता है, बोलिएगा री को क्यों नहीं माना जाता है। अगर जो शुद्ध बोलने के आधार पर बात किया जाए ना तो 10 ही माना जाता है। अब री को क्यों नहीं लिया जाता, अब समझिए। ये री क्या आर से री लिखा था ना, अब ई भी री इसी को भी लिखी थी। ये जो री लिखाते हैं, ये वाला जो री लिखाता है इसको क्या लिखते हैं, आर से री। ये देखिए ये विस्वर्ग मतलब ये क्या व्यंजन वाला रो हो गया, और ये कौन रो हो गया, री वाला रो। इसीलिए शुद्ध अगर जो बात किया जाए, शुद्ध जब बोला जाए तो ये री को हटा दिया जाएगा। इसलिए कितनी संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी शुद्ध स्वर की संख्या 10 होती है। यही कुल स्वर की संख्या बात किया जाए तो 11 होता है, ये री भी माना जाता है। इतना बात समझ में आया। चलिए, यहाँ लोग यही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि भैया 10 होगा या 11 होगा या 13 होगा। 13 नहीं होगा, पहले के बुक में दिया जाता था, लेकिन उसको अलग करके अयुग्बा बना दिया गया है। पहले के बुक में उसको दिया जाता था, लेकिन आधुनिक बुक में उसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, उसको अयुग्बा बना दिया गया है। इतनी बात समझ में आया, बोलेगा जी। चलिए अब हम बात करते हैं इसका परिभाषा क्या लिखे, स्वतंत्र रूप से बोले जाए, ठीक है, जिसका कोई रुकावट नहीं हो उसे स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितना होगा, 11 होगा। चलो अब स्वर वर्ण समझ में आया। अब समझते हैं स्वर वर्ण। अब चलते हैं, अब तो स्वर वर्ण हो गया। अब ये जो लिखे थे 11, इसके उच्चारण के आधार पर कैसे बोला जाए, अब इसकी बात करेंगे उच्चारण बोलने के आधार पर, ठीक है। उच्चारण या मात्रा, ठीक है, उच्चारण, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर अगर जो बात किया जाए प्यारा दोस्त 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर अगर जो बात किया जाए स्वरों की संख्या 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण या तो मात्रा भी से कह सकते, ठीक है, मात्रा, मात्रा के आधार पर अगर कुल संख्या बात किया जाए तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं इसके भी अभी डिटेल से चर्चा कर देता हूँ। 3 होते हैं। कितना होता है प्यारे दोस्त, 3 होते हैं। कितना होता है, 3 होते हैं। अब समझो 3 होता है। कौन कौन होता है, पहला जिसको कहते हैं लघु स्वर, ठीक है, लघु स्वर, जिसको हर्ष स्वर भी कहते हैं, इसी को हर्ष स्वर भी कहते हैं। और दूसरा बात कर जाए तो दीर्घ स्वर, ठीक है। और तीसरा का बात किया जाए प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब देखिए हमने क्या लिखा, लघु स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। अब यही फिर यहाँ भी लोग कन्फ्यूजन होगा, ज़्यादातर विद्यार्थी यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि भैया हमने तो किताब में पढ़े हैं 2 तो आपने लिखे 3, भैया ये कहाँ से। हाँ, और यही मुख्यतः बात किया जाए जो मान्यता के आधार से पुरुष स्वर के कोई चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है।
यही मुख्यतः बात किया जाए तो 2 ही होगा, यही दोनों को माना दिया जाएगा। ठीक है, मुख्यतः बात किया जाए मात्रा के आधार पर कितने होते हैं तो 2 लगाना है, 3 इसको छोड़ देना है। आप समझो लघु स्वर किसे कहते हैं, हमने ऑब्जेक्ट अभी जस्ट बताया है। मुख्यतः बात किया जाए तो कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। समझ में आया। अब चलिए यही अगर जो आपको बात किया जाए कि लघु स्वर किसे कहते हैं, समझो मात्रा के आधार पर, यानी लघु स्वर किसे कहते हैं, इसका सिंपल, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम लघु स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा के समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम लघु स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम लघु स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों की उच्चारण में 2 मात्रा के समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। कितने मात्रा प्यारे दोस्त, 2 मात्रा। ठीक है, 2 मात्रा। ये ऑब्जेक्टिव प्यारे दोस्त आपको पूछेगा कि दीर्घ स्वर में कितनी मात्रा लगेगी, लघु स्वर में कितनी, यानी हर स्वर में कितना मात्रा लगेगा। तो प्यारे दोस्त ये बताना, लघु स्वर में 1 मात्रा, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा। पुल्ल स्वर की बात किया जाए किसे कहते हैं, जिन स्वरों की उच्चारण में इन दोनों से ज़्यादा कितना होगा, 3। जब 1 है 2 दोनों मिलके कितना होगा, 3। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा के समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कितना मात्रा प्यारे दोस्त, 3 मात्रा। 3 मात्रा के समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आप समझिए लघु स्वर किसे कहते हैं। अब देखिए क्या होगा, ओ हमने 1 मात्रा, ये भी बताए कम। ठीक है, नहीं लघु स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, उसे मतलब बोलने में कम समय लगे उसे हम लघु स्वर। और हर्षई, हर्षौ री। ठीक है, और हर्षौ री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, अब इसके बाद जितना बचा वो सब दीर्घ होगा। इसके बाद जितना है सो दीर्घ, 4 गो हो गया, जितना बचा दीर्घ स्वर कौन से होगा, आ दीर्घई दुर्गहु। ठीक है, ए आई ओ औ। अब समझो यही आपसे ऑब्जेक्टिव में आएगा कि हर स्वर की कुल संख्या कितनी होती है। हर स्वर की कुल संख्या बात किया जाए प्यारे दोस्त 4 होती है, 1 2 3 4। हर स्वर की संख्या 4। दीर्घ स्वर की संख्या की बात किया जाए इसकी भी संख्या कितना होता है, इसका टोटल जो बचा से दीर्घ हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसका नहीं पूछा जाता लेकिन इसका जरूर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि लघु स्वर या हर स्वर की संख्या कितनी होती है। तो कितना बताना है फिर दोस्त, 4 बताना है। आप समझिए दोनों की चर्चा हमने कर दिया। देखिए इसको उच्चारण देखिए, अगर जो लघु स्वर पहचानने के लिए इसको बोले ओ, देखिए तुरंत जल्दी बोलते, लेकिन इसको बोलने के लिए आ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। नहीं तो ये 2 मात्रा के समय लगता है, इसलिए हम दीर्घ स्वर करते हैं। लेकिन लघु स्वर में एक ही मात्रा के समय लग रहा है, इसीलिए लघु स्वर। अब समझो पुल्ल स्वर, अब तो कुछ बचा नहीं। पुल्ल स्वर किसे कहते हैं, इसका परिभाषा समझो। जिन पुल्ल स्वर, कोई इसमें कोई बचा नहीं। पुल्ल स्वर के उच्चारण करने के लिए ऐसा शब्द जिसको उच्चारण करने एक लंबा खींच के, ठीक है, तान लिख के बोला जाए उसे हम पुल्ल स्वर कहते हैं। जैसे राम, देखिए मैंने राम शब्द के नाम लिया, एक लंबा सा खींच लिया राम। ऐसा शब्द को जो खींच के बोला जाए उसे हम कौन सी कहते हैं, पुल्ल स्वर। इसको उपयोग जानता है ज़्यादा कहाँ किया जाता है, गाना गाने में। ठीक है, शुरू में प्रयोग किया जाता है पुल्ल स्वर का, इसलिए को राम। ठीक है, इसका मतलब होता है खींचना, राम। ठीक है, ओम बोली तो ओम। देखिए ऐसा शब्द को प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पुरुष। लेकिन प्यारे दोस्त इसका कोई मान्यता भी नहीं दिया जाता है, इसलिए अगर जो माना जाए तो उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, 2 प्रकार के, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या 7। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया तो बोलेगा जी भैया समझ में आ गया। अब चलिए ये तो हो गया। ठीक है, उच्चारण के आधार पर
अब बात करते हैं जीवा के आधार पर, ठीक है। यानी स्वर के और भी प्रकार से बोले जाते हैं जीव के आधार पर। जीवा मतलब क्या, जीव, ये जीव, ठीक है। जीव के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं जीव के आधार पर, ठीक है। जीव के आधार पर अगर जो बात किया जाए, स्वरों की संख्या 3 होते हैं। अब बोलिए कि जीव क्या है, जैसे ये जी, ये क्या हुआ, जी का निशान बना ना, ये मानो मुंह हुआ, ये क्या हुआ, जी। जीव के आधार पर अगर जो बात किया जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। जीव के आधार पर बात किया जाए प्यारे दोस्त, 3 प्रकार के होते हैं। जीव के आधार पर अगर जो बात किया जाए तो 3 प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्टिव। कौन कौन होता है, पहले किसे उसे कहते हैं अग्रस्वर, ठीक है, अग्रस्वर। दूसरा के बात किया जाए तो मध्य स्वर। तीसरा के बात किया जाए पश्च स्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जैसे समझो ये हुआ जीव, ये 3 प्रकार के। देखिए ये जो होता है ना प्यारे दोस्त, जीव है, ये जी के आगे वाले भाग को अग्रस्वर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अग्रस्वर। ये जो बीच वाला भाग से जो शब्द बोला जाए इसको मध्य कहते हैं। ये जो पीछे वाले भाग से जो शब्द निकलता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। अग्रस्वर किसे कहते हैं वो समझो, जिसके उच्चारण में जी के आगे वाले भाग कार्य करे उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के आगे वाले भाग कार्य करे उसे अग्रस्वर कहते हैं। कौन सी होगा बोलो तो, हर्षई, दीर्घई, ऐ। मध्य स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के मध्य भाग यानी ये बीच वाले भाग मध्य होता है, ठीक है, बीच वाले भाग मध्य होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मध्य भाग कार्य करे उससे मध्य स्वर कहते हैं। किसका होगा, ओ एक ऐसा शब्द है जिसके मध्य भाग कार्य करता है। उसके बाद जितना बचा, इसके बाद जो बचा इसको क्या हो जाएगा, पश्च स्वर, ठीक है। क्या होगा, आ ओ औ। देखिए पीछे वाले भाग से निकल रहा है ना, हर्षहु, दुर्ग, ठीक है। ये सब कौन सा स्वर कहते हैं, पश्च स्वर। अब फिर से एक बार चर्चा करें तो जीव के आधार पर अगर जो बात किया जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर हर्षई, दीर्घई, हर्षहु, हर्षई, दीर्घ, ऐ। मध्य स्वर की बात की जाए अ, पश्च स्वर की बात किया जाए आ, ओ, औ। इतनी बात समझ में है, आ, ओ, औ। अब चलिए इसके अब बात करते हैं, जीव हो गया। अब बात करते हैं मुख के आधार पर। मुख के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। मुख के आधार पर अगर जो बात किया जाए प्यारे दोस्त, किसके आधार बोले, मुख के आधार पर बात किया जाए, किसके आधार पर, मुख के आधार। मुख के आधार पर बात किया जाए तो प्यारे दोस्त 4 प्रकार के होते हैं। मुख के आधार पर बात किया जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार के कौन होता है इसके बारे में चर्चा करता है, ठीक है। 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं मुख के आधार पर, तो इसके बारे में बढ़िया से चर्चा करते हैं, समझिए। चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुख के आधार पर अगर बात किया जाए 4 प्रकार के होते हैं। मुख मतलब ये हमारा मुंह है। अगर जो हम स्वर के बोलूँ मुख के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला को कहता है विवृत स्वर, ठीक है, पहला विवृत स्वर। दूसरा बात किया जाए अर्धविवृत स्वर, ठीक है, अर्धविवृत स्वर। तीसरा बात किया जाए
समृद्ध स्वर। चौथा की बात किया जाए अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर। अब समझिए विपरीत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध। देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं ना। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। उसके बाद क्या होता है? अर्ध समृद्ध स्वर। अब समझिए विपरीत स्वर किससे कहते हैं? अर्थात जिन स्वरों की उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विपरीत, मुख पूरा खोलता है, मुख्य द्वार पूरा खोलता है, उसे हम विपरीत स्वर कहते हैं। जैसे आ पूरा खोलता है। बोलो ऐसा कौन सा शब्द बोलो जो मुख के द्वार पूरा खोले, आधा नहीं, उसे हम विपरीत स्वर कहेंगे। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के द्वार पूरा खोलता है उसे हम विपरीत स्वर कहते हैं। बोलो तो प्यारे दोस्त कौन सी होगा? आ एक ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खोलता है। इसके बाद कोई शब्द बोलो तो नहीं होगा। हर सही देखिए आधा खोला, दीर्घ गई आधा खोला। लेकिन आ एक ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। पूरा आ देख रहा है, पूरा मुख खुल जाता है, इसे हम विपरीत स्वर कहते हैं। अब बात कीजिए अर्ध विपरीत स्वर किससे है? और अर्ध विपरीत मतलब आधा खुलना। यानी जिन स्वरों की उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। जिस स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है उसे अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। क्या होगा प्यारे दोस्त? आ, ऐ, औ। ये देखिए आधा खुला, इससे क्या कहेंगे? अर्ध विपरीत स्वर। समृद्ध स्वर किससे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद हो तो हम बोल सकते हैं उसे हम समृद्ध स्वर, मतलब लगभग बंद, खुला नहीं, लगभग बंद की तरह पर हो और उसे शब्द को बोल दे, उससे हम समृद्ध। बोलो तो कौन ऐसा शब्द है जो बंद रहे फिर भी हम बोल दें? सोचो, वो होगा नहीं प्यारे दोस्त। क्या होगा? हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ। देखिए हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्ग, ये देखिए लगभग बंद है फिर भी हम शब्द को पूरा बोल देते हैं, उसे हम समृद्ध स्वर कहते हैं। समझ में? कौन सा स्वर कहते हैं? समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध किसे कहते हैं? लगभग बंद रहे तो समृद्ध, आधा बंद रहे तो अर्ध समृद्ध। समझ कितना? आधा बंद रहे कौन सी होगा? आधा बंद कौन सी होगा? ए और ओ। इसके बारे में फिर से चर्चा करता हूँ। मुख्य के आधार पर बात किया जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला विपरीत स्वर, यानी जिसके उच्चारण में मुख के द्वारा पूरा खुल जाता है तो उसे विपरीत स्वर एक ही वर्ड है। अर्ध समृद्ध स्वर, जिसके उच्चारण में मुख द्वारा आधा खुलता है, अर्ध समृद्ध ओ ए ओ। अब चलिए उसके बाद समृद्ध स्वर की बात किया जाए, जिसके उच्चारण में मतलब लगभग बंद रहता है उसे अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध के समृद्ध स्वर कहता है। जे अर्ध समृद्ध जिसके उच्चारण में आधा बंद रहे तो उसे हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। क्या समझ में आया? तो बोलेगा जी भैया समझ में आया। अब चलिए बात करते हैं ओठ के आधार पर। ये सब तो हो गया। अब बात करते हैं ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर बात किया जाए प्यारे दोस्त, ओष्ठ के आधार पर बात किया जाए, होठों के आधार पर। क्या किसके आधार पर? ओष्ठ के आधार, ओष्ठ के आधार पर बात किया जाए यानी होठ, ठीक है। होठ के आधार पर बात किया जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। तो होठ के आधार पर बात किया जाए तो 2 प्रकार, कौन कौन? पहले समझो, 2 प्रकार के होते हैं। पहला वृत्तमुखी, ठीक है, वृत्तमुखी। दूसरा अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। अब समझो वृत्तमुखी किससे कहते हैं? जिन स्वरों की उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार यानी वृत्त के समान आकार हो जाए उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में
होठ गोलाकार, गोल के आकार में वृत्त के समान गोल हो जाए। सोचो तो ओ नहीं हुआ ना, लिखो पढ़ो तो। हर्षौ, दुर्गौ, ओ, औ। ये शब्द देखिए प्यारे दोस्त, इसी के उच्चारण में मात्र हमारा होठ गोल आकार होता है। इसके बाद तुम कोई भी शब्द बोलो, ये चारों छोड़ कर कोई भी शब्द बोलो, हमारा होठ गोल आकार नहीं होता है। उसे हम क्या अवृतमुखी में रखा जाएगा। क्या होगा इसके बाद जो बच्चा से रख लो, क्या होगा ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, ए, ऐ। ठीक है, अब इतना बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आया। तो प्यारे दोस्त आज तक बस यहाँ तक रहने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल्स जानकारी मतलब दूंगा, जिससे हो गया आज हम स्वर वर्ण की चर्चा की। कल हम नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्त व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे। कितना व्यंजन वर्ण के पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।